हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम BPSC 101 के यूनिट नंबर 2 को देखने वाले हैं, जिसका टाइटल है साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। तो देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम इस यूनिट में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, FW टेलर का एक बायोग्राफिकल स्केच, साथ ही साथ में कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच के प्रिंसिपल्स, कुछ इसके फीचर्स और लास्ट में देखेंगे एक अप्रेजल। तो इंट्रोडक्शन में हमें ये बताया गया है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की थियरी है वो एमर्ज होती है 20th सेंचुरी में अंडर द लीडरशिप ऑफ फेडरिक विंसलॉफ टेलर। FW टेलर नाम के जो आदमी होते हैं वो इस अप्रोच को सबसे पहले दुनिया के सामने ला के रखते हैं। इस अप्रोच को हम यूज़ करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, ऑर्गेनाइजेशंस की मैनेजमेंट में, और इसी के देखते हुए इस अप्रोच को हम टेलरिज्म भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो लीडर थे, इस अप्रोच के जो लीडर थे, वो थे फेडरिक विंसलॉफ टेलर। साइंटिफिक थियरी एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालती है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस पे और साथ ही साथ प्रैक्टिसेस में भी, भले ही वो इंडस्ट्रियल हो या गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो। पर इस समय तक इस अप्रोच को साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच के नाम से नहीं जाना जाता था। 1910 में लुइस ब्रांडिस नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने इस अप्रोच को साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा, क्योंकि इसमें कहा गया था कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से वर्क करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करना चाहिए। तो इसी को देखते हुए लुइस ब्रांडिस ने इसको नाम दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट, और आगे जाकर साइंटिफिक टेक्निक्स में ये काम आने लगी किसी ऑर्गेनाइजेशन में। अब देखते हैं कि FW टेलर का बायोग्राफी क्या है। तो जो टेलर थे उनका जन्म जर्मन टाउन फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में हुआ था। पेंसिल्वेनिया एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और फिलाडेल्फिया वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं। उसके एक जर्मन टाउन में 1856 में इनका जन्म होता है, और ये एक अप्रेंटिस के तौर पे जॉब करते हैं हाइड्रोलिक वर्क्स फिलाडेल्फिया में। जो बर्थ प्लेस थी टेलर की साइंटिफिक थियरी मैनेजमेंट की, वो मिडवेल स्टील कंपनी से हम ट्रेस कर सकते हैं। मतलब मिडवेल स्टील कंपनी में काम करते करते इन्होंने आइडिया दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी का, जो कि वहाँ की एक आर्मर प्लेट्स बनाने वाली कंपनी थी। टेलर ने कंपनी में 22 साल की उम्र में काम करना शुरू किया 1877 में, और उस समय इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं कंपनी में, वो रिक्वायर्ड आउटपुट को अचीव करने में फेल हो रहे हैं। जो भी आउटपुट उन्होंने फिक्स करके रखा है कि एक दिन में हमें ये आउटपुट पूरा करना है, तो उस काम में वो फेल होते जा रहे हैं। तब उन्हें ये लगने लगा कि हमें एक ऐसी अप्रोच की ज़रूरत है या ऐसे मेथड्स की ज़रूरत है जिसको काम में लेकर जो वर्कर्स हैं वो अपने रिक्वायर्ड आउटपुट को इंश्योर कर सकते हैं। उसके बाद 1884 में टेलर को डिग्री मिलती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। 1890 में टेलर एक जनरल मैनेजर के तौर पर वर्क करते हैं फिलाडेल्फिया की एक कंपनी में, और उसके बाद ये प्रोफेसर भी बनते हैं डार्थमाउथ कॉलेज में, और साथ ही साथ में कुछ पेपर्स भी पब्लिश करते हैं, जैसे कि पीस रेट सिस्टम्स, शॉप मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ कटिंग और प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो अब देखते हैं कि जो अप्रोच को इन्होंने एमर्ज किया वर्ल्ड में, उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या थे। हम देखते हैं कि अब इसकी बाउंड्री क्या है। तो जो प्रिंसिपल थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, वो थे कि हमें फिक्स्ड लॉज पे काम करना है, ठीक है, और हमें रिलेशनशिप का पता करना है कि क्या फिजिकल नेचर है, ठीक है, क्या फिजियोलॉजिकल नेचर है वर्कर का। क्योंकि एक वर्कर के आसपास जैसा माहौल होता है वो वैसे ही काम करता है, ठीक है। अगर उसके आसपास ऐसा माहौल होगा कि जहाँ पर सारे लोग अच्छे से कोऑपरेटिव तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो भी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। पर ऐसा पहले के ज़माने में होता नहीं था। जो मैनेजर ने कहा वो सभी वर्कर्स पर बाइंडिंग होता था। तो इसीलिए धीरे धीरे वर्कर्स जो होते थे अपनी प्रोडक्टिविटी को वो खोते जा रहे थे। तो इसीलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट जो अप्रोच थी, उसने ऑर्गेनाइजेशन के लोवेस्ट लेवल तक फोकस किया। उसने सबसे पहले लोवेस्ट लेवल जो था ऑर्गेनाइजेशन का,
उस पर फोकस किया, क्योंकि टेलर को ये लगता था कि हमें अगर इफेक्टिव बनना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसके लिए हमें वर्कर्स में टेक्निकल कॉम्पिटेंस बढ़ाना होगा, वर्कर्स में रेशनलाइजेशन की फीलिंग लानी होगी, और वर्कर्स को स्पेशलाइजेशन देना होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। टेलर अपनी साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में ये कहते हैं कि अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को स्मूथ करना है या इम्प्रूव करना है, तो हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूज़ करना चाहिए, जो कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं, और ये वहाँ के वर्कर्स को मोटिवेट भी करेंगे और उनका आउटपुट भी इंक्रीज करेंगे। पर उस समय पर ये सब चलता नहीं था, टेलर ये सब कहते रह गए। जो वर्कर्स थे वो अभी भी रूल ऑफ थंब के नाम के एक जो मेथड था उसका यूज़ करते थे। रूल ऑफ थंब का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कोई पास्ट इवेंट्स हुए, उसको देखते हुए प्रेजेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उस बेसिस पर ये लोग काम करते थे। या तो मैनेजमेंट जो थी, वहाँ की जो टॉप अथॉरिटीज थी, उन्होंने कुछ कह दिया, सिर्फ उनके कहने पर ही वो सारा काम करते थे, वो भी एक रूल ऑफ थंब होता है। अब देखते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या क्या थे साइंटिफिक अप्रोच के। तो साइंटिफिक अप्रोच का सबसे पहला जो प्रिंसिपल था वो ये था कि रूल ऑफ थंब जो है वो हमें हटाना है और इसकी जगह साइंस को लेके आना है। साइंटिफिक मेथड्स का यूज करना है वर्कर्स की आउटपुट को बढ़ाने के लिए, और एक बेस्ट वे ढूंढनी है, एक अच्छा रास्ता ढूंढना है, ठीक है, ऑफ पर्टिकुलर डूइंग अ टास्क, मतलब एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या अच्छी से अच्छी जो है मीडियम हो सकता है वो हमें खोजना है, ताकि हमें स्टैंडर्ड आउटपुट का पता लगा सके। As the best methods are decided scientifically, we should train, teach and develop the workers towards output. अब जब हमें साइंटिफिकली बेस्ट मेथड्स मिल जाएंगे, तो हम वर्कर्स को उन्हीं के बेसिस पे, उन्हीं के अकॉर्डेंस में ट्रेन करेंगे, टीच करेंगे और उनको डेवलप करेंगे। रिक्वायर्ड आउटपुट को अटेन करने के लिए मैनेजमेंट को भी यहाँ पर कॉपरेट करना चाहिए वर्कर्स के साथ, क्योंकि पहले क्या होता था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो बॉस होता था वो किसी भी तरह का कोई कॉपरेशन नहीं दिखाता था वर्कर्स के साथ, वो सिर्फ ऑर्डर देने का काम करता था। साइंटिफिक अप्रोच में यहाँ पर कॉपरेशन की भी बात की जाती है। द वर्क शुड बी इक्वली डिवाइडेड अमंग्स द मैनेजर्स एंड द वर्कर्स। अब जो काम होता था वो वर्कर्स और मैनेजर्स में अनइक्वल तरीके से बटा होता था। पर इस अप्रोच का एक प्रिंसिपल है, वो ये है कि काम को हमें इक्वली डिवाइड करना है मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में, ताकि किसी भी एक पर ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन ना आ जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा बर्डन आएगा वो उस काम को अच्छे से कर नहीं पाएगा और वो अपनी प्रोडक्टिविटी को खो देगा। इसीलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच में यहाँ पर काम की भी बहुत ज़्यादा बात की जाती है। अब देखते हैं इसकी समरी कि जो प्रिंसिपल्स हमने यहाँ देखे कि रूल ऑफ थंब को हटाना है, एक अच्छा रास्ता ढूंढना है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करना है, कोऑपरेट करना चाहिए मैनेजर्स को वर्कर्स के साथ, और काम को इक्वली डिवाइड करना चाहिए। इन सभी को देखते हुए क्या समरी निकली, अब वो देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट निकलता है वो होता है वर्किंग टुगेदर, मतलब हमें साथ मिलकर काम करना है। मैनेजर्स और जो वर्कर्स हैं वो एक साथ मिलकर कोऑपरेटिव तरीके से काम करें, ताकि जो भी इंस्टीट्यूशन है वो अच्छे से वर्क कर सके। कोऑपरेशन को हमने लाना है, किसी भी इंडिविजुअल पर हमें सारा बोझ नहीं डाल देना है, ठीक है, ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाए। मैक्सिमम आउटपुट हमें जनरेट करना है रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट की जगह, और डेवलपमेंट को एनकरेज करना है हर किसी वर्कर की, ताकि उसकी एफिशिएंसी और आउटपुट को हम बढ़ा सकें। तो अब देखते हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच है इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली आती है फंक्शनल फोरमैनशिप। अब जो टेलर का नोशन था फंक्शनल फोरमैनशिप का, वो ये था कि हर वर्कर को सुपरवाइज किया जाना चाहिए, और सुपरवाइज भी कौन करेगा, 8 लोग मिलकर एक वर्कर को यहाँ पर सुपरवाइज करेंगे। सबसे पहले आते थे प्लानिंग बॉसेस, फिर आते थे एग्जीक्यूटिव बॉसेस। प्लानिंग बॉसेस में ऑर्डर ऑफ वर्क एंड रूट क्लर्क आते थे, जिनको एग्जीक्यूट करने के लिए गैंग बॉस होते थे। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क को रिपेयर बॉस एग्जीक्यूट किया करते थे, सुपरवाइज किया करते थे।
टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क को स्पीड बॉस सुपरवाइज किया करते थे, और लास्ट में जो शॉप डिसिप्लिनेरियन था उसे इंस्पेक्टर जो होते थे वहाँ के, वो उसको गाइड करते थे। नेक्स्ट आती है मोशन स्टडी। ये एक ऐसी टेक्निक थी जिससे हमें ये पता लगाया जा सके कि हमारे जो मेथड्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन में, उनका स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, अब इसमें हर तरीके के मोशंस का ध्यान रखा गया, सबको ऑब्जर्व किया गया। मोशन का मतलब यहाँ पर कोई चलने फिरने वाला मोशन नहीं है। मोशन का मतलब यहाँ पर प्रोसेस से है कि कौन कौन से प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर जॉब में, कि ताकि हमें बेस्ट सेट ऑफ प्रोसेस मिल सके जिसका यूज़ करके हम अपना आउटपुट जो है वो बढ़ा सकें। सेकेंड स्टडी आती है टाइम स्टडी। अब ये एक ऐसी टेक्निक थी जिससे स्टैंडर्ड टाइम किसी भी काम को कंप्लीट करने का पता लगाया जा सकता था, और इसमें प्लानिंग भी की जा सकती थी डेली टास्क की। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। जो यहाँ का पीस रेट सिस्टम था वो गाइडेड था मोटिवेशन ऑफ वर्कर्स टू मेक मोर मनी विद हायर इनकम एंड प्रॉफिट्स फॉर दोज हु वर्क हार्ड। अब इसमें एक तरीके से लालच दिया जाता था वर्कर्स को कि जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। तो जो वर्कर्स और सुपरवाइजर्स होते थे वो अब ज़्यादा काम करने लगे, ज़्यादा इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स को गेन करने के लिए। So workers were paid a low price rate up to a standard, a large bonus on the standard and a higher piece. तो इसको देखते हुए जो लोग कम काम करते थे उनको लो प्राइस दिया जाता था एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, और जो लोग ज़्यादा काम करते थे, ठीक है, उनको ज़्यादा बोनस दिया जाता था उनकी जो फिक्स सैलरी थी उसके ऊपर भी। लास्ट आता है एक्सेप्शनल प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अंडर जो टेलर थे वो ये कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स हैं काम करने के लिए, टारगेट्स को अचीव करने के लिए, उसमें किसी ना किसी तरीके का कोई एक्सेप्शन होना चाहिए। ठीक है, हमें नई नई चीज़ों को यहाँ पर अडॉप्ट करते रहना चाहिए ताकि जो लोग हैं वो एक चीज़ से बोर ना हो सकें, और हमें स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस पर भी यहाँ पर फोकस नहीं करना चाहिए। कुछ दूसरे भी मेथड्स थे जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑल टूल्स एंड मेथड्स जो कि ट्रेड में यूज़ होते थे। सेपरेट प्लानिंग सेल बनाया जाए जहाँ पर अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया जाए जहाँ पर सारी प्लानिंग हो पूरी कंपनी के क्या क्या आगे होने वाला है। वर्कर्स के लिए इंस्ट्रक्शन कार्ड बनाना और कॉस्ट सेविंग सिस्टम्स, ये सभी सिस्टम्स यहाँ पर यूज़ किया जाता था दूसरे सिस्टम्स के साथ। और अब देखते हैं कि जो ये पूरी अप्रोच थी इसका अप्रेजल क्या निकला। ठीक है, मतलब हम इसमें ये भी देखेंगे कि क्या क्या इसके पॉजिटिव्स थे और क्या क्या नेगेटिव्स थे, कौन कौन से लोग इसे क्रिटिक करते थे। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है फोकस का वो ये आता है कि जो मेन फोकस था साइंटिफिक थ्योरी का वो था शॉप फ्लोर पे। मतलब हमने शुरू में ही देखा था कि ये सबसे निचले स्तर की जो ऑर्गेनाइजेशन की जो अथॉरिटीज़ होती थी उन पर फोकस करती थी। ठीक है, वेरियस एक्टिविटीज़ पर इनका ध्यान ही नहीं जाता था, बहुत ही लिटिल अटेंशन ये पे करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग पे फोकस करते थे। ठीक है, जो कि शॉप फ्लोर लेवल की होती थी, मतलब लोअर लेवल पे जो भी डिसीजन लिए जाएंगे ये बस उन पर फोकस करते थे। ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ये उस पर फोकस खो देते थे। The approach viewed organization as a mechanical system and overlooked the human element। अब इसमें होने क्या लगा कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि वर्कर्स को किसी न किसी तरीके की लालच दी जाने लगी कि जो वर्कर ज़्यादा काम करेगा उसे उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इसमें होने क्या लगा कि इसमें सिर्फ मैकेनिकल सिस्टम का यूज़ देखा गया कि हाँ भैया हमारा काम हो रहा है, हमें बस काम निकलवाना है और हमें पैसा देना है। पर इसमें ह्यूमन एलिमेंट को नेग्लेक्ट कर दिया गया कि ह्यूमन की कितनी कैपेसिटी होती है काम करने की, वो एक टाइम के बाद ज़्यादा काम नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें वर्कर को एज अ मशीन के रूप में यहाँ पर परसीव किया गया। ठीक है, और ये जो पर्सपेक्टिव था ये कुछ वर्कर्स अपोज भी किया करते थे। The conception of motivation was also perceived and understood in the terms of economic factors. It focused upon the material reward for motivation away from the psychological और physiological factors। अब जो मोटिवेशन का कॉन्सेप्शन था कि मोटिवेशन का मतलब क्या हो गया कि जो जितना काम करेगा उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, उतने ज़्यादा पर्क्स मिलेंगे।
अब ये सिर्फ मटेरियल रिवॉर्ड्स हो गए, ठीक है, मोटिवेशन के लिए कि हाँ कोई हमें सामने से पैसा दे रहा है ज़्यादा, तो हमें ज़्यादा काम करना है। ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक बातें ही करते थे। ये साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर से दूर रहते थे कि इतना ज़्यादा हम काम करा रहे हैं किसी भी वर्कर से, तो उसकी जो साइकोलॉजी है उस पे क्या क्या असर होगा, फिजियोलॉजिकल उसकी बॉडी पे क्या क्या असर होगा ज़्यादा काम करने से। ठीक है, इसमें इन सभी फैक्टर्स को इग्नोर किया गया। अब इसके बाद इस स्टडी को आगे ले जाते हैं एल्टन मेयो, चेस्टर बर्नार्ड और एमपी फॉलेट, जो कि वर्कर्स के बिहेवियर पर फोकस करते हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंड लास्ट आता है दी अप्रोच रिसीव्ड वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म। अब जो अप्रोच है हमने ऊपर देख ही लिया कि बहुत सारे वर्कर्स और ट्रेड यूनियंस इसके लिए क्रिटिसाइज भी करते थे, क्योंकि इसमें वर्कर्स को एज अ मशीन देखा जाता था। वर्कर्स को लालच देकर यहाँ पर काम निकलवाया जाता था, ठीक है। लो लेवल पर जो अथॉरिटीज हैं उन पर फोकस किया जाता था। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उस पर फोकस किया ही नहीं जाता था। इन सभी के चलते बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स आने लगे, ठीक है। और जो यूनियनिज्म का थ्रेट था वो यहाँ पर बढ़ने लग गया, और वर्कर्स के राइट्स भी यहाँ पर उभरने लगे कि वर्कर्स भी अब यहाँ पर अपने राइट्स की मांग करने लगे कि हमें भी अपने राइट्स चाहिए, हमारे राइट्स को कोई इन्फ्रिंज ना करे। लास्ट में आता है जो सिटीजन साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच है, वो मैनेजर्स द्वारा भी अपोज की गई। दे बिलीव दैट एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड लेफ्ट लिटिल स्पेस फॉर जजमेंट ऑफ मैनेजर्स, ठीक है। अब इससे होने क्या लगा कि मैनेजर्स की पावर को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि इसमें होता क्या था कि सारे मैनेजर्स तो होते थे और वर्कर्स जो होते थे वो एक साथ मिलकर काम करते थे। पहले क्या होता था कि सब जो मैनेजर है वो सिर्फ ऑर्डर देगा और वर्कर्स यहाँ पर काम करेंगे। तो इसकी वजह से वर्कर जो थे, जो मैनेजर्स थे, उनकी जजमेंट के लिए बहुत ही कम जगह छोड़ी गई। इट ऑल्सो इंक्रीज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्कर्स। अब इस पे वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई, क्योंकि वर्कर्स को अपना काम तो करना ही है, साथ ही साथ जो मैनेजर काम कर रहे हैं उन पर भी ध्यान रखा जाता था, ठीक है। उन पर भी उनका प्रेशर होता था कि ऐसा ना हो जाए कि कोई मैनेजर जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत काम कर दे, ठीक है। इसी को देखते हुए भी यहाँ पर इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो ये खत्म होता है हमारा यूनिट नंबर 2 BPSC 101 का। तो थैंक यू सो मच।